नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल नए तरह के इंटरनेट फिनोमेनन के विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक अजीब सा नाम अचानक से ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी या शॉर्ट में सीजेपी। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन ये कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया से पैदा हुआ और रातों रात इसने सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। पर दिलचस्प बात यह है कि जितनी तेजी से यह मूवमेंट वायरल हुआ, उतनी ही तेजी से इस पर एक बहुत बड़ा डिजिटल क्रैकडाउन भी कर दिया गया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल और उपलब्ध डेटा के आधार पर इस पूरी घटना का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारा फोकस होगा सीजेपी के रातों रात उदय पर, इसके खिलाफ हुए डिजिटल क्रैकडाउन पर, सरकार और ऑर्गेनिक दावों के बीच के टकराव पर, ऐसे माहौल में सर्वाइव करने की रणनीतियों पर और सबसे अहम, सवाल पूछने की ताकत पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, राइज ऑफ द सीजेपी, एक डिजिटल फिनोमेना। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 22 मिलियन, मतलब पूरे 2 करोड़ 20 लाख। सोर्स के मुताबिक सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर इतनी बड़ी फॉलोअर बेस खड़ी कर ली थी। इस नंबर को देखकर ही इस मूवमेंट के विशाल इंटरनेट ट्रैक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस तक इतनी जल्दी पहुंचना किसी भी बड़ी और स्थापित राजनीतिक पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होता है। यह सिर्फ कोई मीम पेज नहीं था जो वायरल हो गया हो, ये एक ऐसा संगठित ढांचा बनता जा रहा था जिसने अचानक से मेन स्ट्रीम राजनीति के समीकरणों को हिलाना शुरू कर दिया। ये डेटा साफ तौर पे दिखाता है कि आज के दौर में इंटरनेट किस तरह से एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल ग्राउंड बन चुका है। और बात सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के नंबर तक ही सीमित नहीं थी। जरा एंगेजमेंट के इन आंकड़ों को देखिए। सोर्स बताता है कि इनकी वेबसाइट पर करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों ने बाकायदा रजिस्टर किया था। इतना ही नहीं, लगभग 6 लाख लोगों ने तो एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पिटिशंस भी फाइल कर दी थीं। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं चल रही थीं, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया विरोध था। ये नंबर्स इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि लोग सिर्फ पोस्ट को लाइक या शेयर करके भूल नहीं रहे थे, बल्कि वो पूरी तरह से एक्टिव होकर इस डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। एक तरह का कॉल टू एक्शन, जिसका असर असल दुनिया में महसूस होने लगा था। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो आगे क्या होता है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द डिजिटल क्रैकडाउन, एक तेज और सख्त रिस्पॉन्स। सीधी सी बात है, जब कोई मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ता है और सीधे सत्ता को चुनौती देने लगता है, तो सिस्टम का रिएक्शन भी उतनी ही तेजी से आता है। इस क्रैकडाउन की टाइमलाइन को देखिए, ये कितनी स्विफ्ट थी। सोर्स के मुताबिक पहले 24 घंटे के अंदर ही सीजेपी का ट्विटर अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया। फिर अगले 48 घंटों के अंदर उनके उस 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल उनसे छीन लिया गया, या कहें कि उसे हैक कर लिया गया। और 72 घंटे होते होते उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर 1 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया था, उसे पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया। ये पूरी क्रोनोलॉजी दिखाती है कि मूवमेंट को डी प्लेटफॉर्म करने की ये कार्रवाई कितनी तेज, सटीक और कैलकुलेटेड थी। मतलब एक तरह का पूरा डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया गया था। और यहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी और सबसे दिलचस्प चर्चा, सरकार बनाम ऑर्गेनिक नैरेटिव्स, दावों का विश्लेषण। इस पूरे मूवमेंट के ओरिजिन को लेकर 2 बिल्कुल अलग और विपरीत नैरेटिव सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का एकदम स्पष्ट स्टैंड है, वो इसे विदेशी फंडिंग और एआई बॉट्स के जरिए चलाया जाने वाला एक डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन मान रही है, जिसका मकसद देश में एक फेक नैरेटिव खड़ा करना है। वहीं दूसरी तरफ सोर्स और कई फैक्ट चेकर्स का कहना है कि इसमें कोई बॉट्स या विदेशी ताकतें शामिल नहीं हैं। उनके मुताबिक ये जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी का एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक और घरेलू आंदोलन है, जो उनके अपने गुस्से, बेरोजगारी और सिस्टम से हुई निराशा से पैदा हुआ है। ये एक क्लासिक टकराव है, जहां एक पक्ष इसे सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है और दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज कह रहा है। सरकार के नजरिए को और अच्छे से समझने के लिए सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के इस बयान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज के सोशल मीडिया, बॉट्स और एआई के इस दौर में ऐसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे फेक नैरेटिव बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली और ऑर्गेनिक लगते हैं। सरकार का ये बयान साफ दिखाता है कि इस तरह के डिजिटल कैंपेन्स को सिर्फ एक राजनीतिक विरोध के तौर पर नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इसी सरकारी नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक बहुत ही स्पेसिफिक दावा किया गया।
इस ज्योग्राफिकल डेटा को देखिए। बताया गया कि इस पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से थे, जबकि भारत से सिर्फ 9% फॉलोअर्स थे और बाकी 42% अन्य जगहों से। अब इस आंकड़े का इस्तेमाल मुख्य रूप से ये साबित करने के लिए किया गया कि ये मूवमेंट असल में भारत की युवाओं का है ही नहीं, बल्कि ये सीमा पार से चलाया जा रहा एक पूरा प्रोपेगेंडा और एजेंडा है। लेकिन यहीं पर सोर्स ने एक बहुत ही तार्किक और तीखा काउंटर आर्गुमेंट पेश किया है। सोर्स का एनालिसिस ये कहता है कि अगर ये दावा सच मान लिया जाए कि एक बाहरी देश ने 49% विदेशी फॉलोअर्स के साथ भारत के अंदर इतना बड़ा मास एजिटेशन खड़ा कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी, तो क्या ये एक फेक मूवमेंट होने से ज्यादा खुद हमारे घरेलू इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी विफलता की ओर इशारा नहीं करता? सोर्स ये सीधा सवाल उठाता है कि क्या विदेशी ताकतें इतनी आसानी से हमारे देश के युवाओं के बीच इतना बड़ा ऑपरेशन चला सकती हैं? ये एक ऐसा पहलू है जो पूरी बहस का रुख ही पलट देता है और सिस्टम की अपनी कमजोरियों पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। खैर, इन सब दावों और पलटवार के बीच एक चीज जो बहुत दिलचस्प है, वो है इस मूवमेंट का नाम। आखिर कॉकरोच ही क्यों? इसके पीछे के मेटाफर को समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो न्यूक्लियर हमले जैसी एक्सट्रीम स्थिति में भी जिंदा रह सकता है, और तो और बिना सिर के भी ये हफ्तों तक सर्वाइव कर सकते हैं। सोर्स के मुताबिक ये नाम मूवमेंट के डिसेंट्रलाइज्ड होने और भारी सेंसरशिप के बावजूद टिके रहने की क्षमता का एक एकदम सटीक रूपक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे सेंसरशिप कितनी भी सख्त क्यों ना हो या डिजिटल अकाउंट्स क्यों ना उड़ा दिए जाएं, एक लीडरलेस और डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट खुद को बचाए रखने का रास्ता खोज ही निकालता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ। सर्वाइव करने की रणनीतियां, सोर्स की क्या सलाह है? तो सवाल यह है कि इस तरह के सख्त क्रैकडाउन से बचा कैसे जाए। सोर्स ने आज के इस रिस्ट्रिक्टेड डिजिटल माहौल में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को सर्वाइव करने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप सुझाए हैं। पहला स्टेप, इस बात की शिकायत करना बंद करें कि खेलने का मैदान अनफेयर है। सोर्स का मानना है कि सत्ता के खिलाफ खेल हमेशा अनफेयर ही होता है, इसलिए रोने धोने से कुछ नहीं होगा। दूसरा स्टेप, अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करें। अगर सारा फोकस किसी एक ही चेहरे या लीडर पर होगा तो उस मूवमेंट का सिर कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरा स्टेप, पारंपरिक विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करें। अकेले दम पर पूरे सिस्टम से लड़ने की जिद छोड़कर उन लोगों के साथ हाथ मिलाना जरूरी है जो समान मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और हाँ, अक्सर ऐसे नए आंदोलनों पर किसी मौजूदा राजनीतिक पार्टी की बी टीम होने का ठप्पा लग ही जाता है। सोर्स इस टैग को हटाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताता है। सलाह यह है कि पारंपरिक विपक्ष की केवल उन मांगों का खुलेआम समर्थन किया जाए जो मूवमेंट के अपने मैनिफेस्टो से एकदम सटीक बैठती हों। इससे होता यह है कि मूवमेंट अपनी स्वतंत्र पहचान खोए बिना एक यूनिफाइड फ्रंट का हिस्सा बन जाता है। इस तरह के कोलैबोरेशन से न सिर्फ मूवमेंट को एक नई लेजिटिमेसी यानी वैधता मिलती है, बल्कि उनकी आवाज का दायरा भी काफी बड़ा हो जाता है। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सवाल पूछने की ताकत, ग्रासरूट्स एक्शन। सोर्स का विश्लेषण ये साफ करता है कि ये पूरा मामला केवल एक डिजिटल हैशटैग तक सीमित नहीं रहा। असल दुनिया में, ऑफलाइन दुनिया में भी इसका बहुत गहरा असर दिखा। विरोध के तरीके भी बेहद रचनात्मक थे। सोचिए, युवाओं ने नदी के प्रदूषण का विरोध करने के लिए बाकायदा कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सिविक बॉडी के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जागरूकता फैलाने के लिए एआई से बने गानों और स्पीचेस का इस्तेमाल किया गया। सड़कों पर नुक्कड़ नाटक हुए, दीवारों पर ग्राफिटी आर्ट बनाई गई, लोगों ने अपनी गाड़ियों पर कॉकरोच के स्टिकर्स लगाए और यहां तक कि टैटूज भी बनवा लिए। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे डिजिटल दुनिया का वो गुस्सा सड़क पर एक बहुत ही ठोस और विजिबल आंदोलन का रूप ले रहा था। इस ग्रासरूट्स एक्शन को समझाते हुए सोर्स ने एक बहुत ही शानदार और आम जिंदगी से जुड़ा हुआ किस्सा शेयर किया है। एक आम नागरिक एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर प्रशासन से बस एक साधारण सा सवाल पूछता है। चालान काटने के लिए तो आपने हर जगह स्पीड कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस कहाँ है? सोर्स का मानना है कि ये जो बेसिक सिविक सवाल पूछने की आदत है ना, यही असल में किसी भी सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी होती है। असल बदलाव सिर्फ हैशटैग ट्रेंड करने से नहीं, बल्कि ऐसे सीधे सवाल पूछने से आता है। तो इन सभी तथ्यों और सोर्स के विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या रोजमर्रा के ये छोटे छोटे और साधारण से सवाल ही असल में किसी बड़े और सिस्टमैटिक बदलाव की असली वजह बन सकते हैं? इंटरनेट से शुरू हुआ ये आंदोलन और उस पर हुई इतनी तेज कार्रवाई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के डिजिटल युग में लोकतंत्र और विरोध के असली मायने क्या हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।
इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।